हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर। इनकम टैक्स में असेसमेंट प्रोसीजर। ये वीडियो सीएमए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन तैयार कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, वो रिवीजन हो जाएगा उनका। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और सीएस प्रोफेशनल के भी स्टूडेंट देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे। इस वीडियो में हम एक सेक्शन 147 डिस्कस नहीं करेंगे और 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट और 147 से कनेक्टेड जो सेक्शन है जैसे 148, 148A, 149, 150 वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट आया है उसमें, तो वो अलग से एक वीडियो तैयार होगा, उसमें वो डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में इनकम स्केपिंग असेसमेंट डिस्कस नहीं है, बाकी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी इनकम स्केपिंग असेसमेंट सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए है भी नहीं, सीएस एग्जीक्यूटिव में है, तो हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट इस वीडियो में देखिए, पहले तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले आपने पढ़ रखा हो असेसमेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ा होना चाहिए। और इनकम टैक्स रिटर्न के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे एक वीडियो मैंने तैयार किया है रिवीजन, वो ज़रूर एक बार देख लें तो फ्लो में आ जाएगा ये असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। इनकम टैक्स रिटर्न में भी मैंने ये बात डिस्कस कर रखी है, फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। असेसमेंट का मतलब होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निकालना, तय करना, वो कहलाता है असेसमेंट। आईटीआर आप फाइल करते हो तो आपने जो अपनी इनकम और अपने टैक्स को दिखाया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, ये कहलाता है असेसमेंट। एक और चीज है, हो सकता है आपने आईटीआर फाइल ना किया हो और आपकी इनकम है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी चाहिए, होनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में भी असेसिंग ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो आपका असेसमेंट करे। तो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी असेसमेंट होगा, रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं तो असेसमेंट हो सकता है। असेसमेंट हमेशा होगा, हर व्यक्ति का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हो तो असेसमेंट हर व्यक्ति का हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रो दिया है। असेसमेंट का मतलब टैक्स डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन कौन हो सकते हैं? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इनकम टैक्स ऑफिसर, ये कहलाते हैं हमारे एओ। आज की डेट में वैसे फेसलेस असेसमेंट स्कीम आ गया है, तो फेसलेस असेसमेंट स्कीम में ये लोग जो व्यक्ति के रूप में हैं वो हाइड हो जाते हैं और सामने हमारे पास आता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। इन्हीं के माध्यम से हमारा असेसमेंट होता है। ये सब जो मैंने आपको बताया, जॉइंट कमिश्नर, एसीडीसी, आईटीओ, ये इनके पीछे आ जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, और सामने फ्रंट पे हमेशा आपसे जो कम्युनिकेट करेगा वो होगा नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। ओके, यहाँ पर दूसरी बात जो असेसमेंट के लिए महत्वपूर्ण है वो सुनिए। असेसमेंट आपने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, दोनों केस में असेसमेंट से पहले आपको एक नोटिस जरूर आएगा, आना भी चाहिए। कि अगर किसी व्यक्ति का असेसमेंट हो रहा है तो नोटिस तो आना अनिवार्य है, कि एक नोटिस भी आना चाहिए कि आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो लिखा है मैंने, बिफोर स्टार्टिंग असेसमेंट अ नोटिस फॉर मेकिंग असेसमेंट मस्ट बी इशूड। क्लियर है? और तीसरी चीज हमें यहां ध्यान रखनी है कि जब असेसमेंट कंप्लीट करता है एओ, तो एओ को असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। असेसमेंट ऑर्डर पास करना होगा। ये असेसमेंट ऑर्डर जिसमें एओ बताएगा कि असेसमेंट में क्या उसने वर्कआउट किया है, टैक्स पेबल और निकल रहा है या रिफंड निकल रहा है, कितना टैक्स अमाउंट निकल रहा है। इसके साथ नोटिस ऑफ डिमांड भी दिया जाएगा, यानी आपको कहना है कि ये पैसा आप जमा करा दीजिए विद इन 30 डेज। और असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ, यानी अगर असेसमेंट आपको समझ नहीं आता है, पसंद नहीं आता है,
तो आप असेसमेंट के खिलाफ अपील में या रिवीजन करवा सकते हैं या रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। असेसमेंट कंप्लीशन के बाद एओ को असेसमेंट ऑर्डर पास करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। असेसमेंट के टाइप, कितने प्रकार के असेसमेंट होते हैं? स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) में होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में होता है और इनकम स्केपिंग असेसमेंट 147 में होता है। और आज की डेट में यानी असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स, सर्च के बाद जो असेसमेंट है, किसी के घर अगर रेड हो गया, किसी व्यक्ति पर रेड हो गया, तो रेड के बाद जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट भी 147 में होता है। अब पहले दूसरा सेक्शन हुआ करता था, तो रेड, ये सब चीजें सीए सीएमए फाइनल में स्टडी करना होता है, सीएस प्रोफेशनल में स्टडी करना होता है इन डिटेल। सर्च असेसमेंट, किसी पर रेड हुआ तो रेड के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी पीछे के कुछ वर्षों की वर्कआउट करता है, उसे हम कहते हैं सर्च असेसमेंट। तो सर्च असेसमेंट भी सेक्शन 147 में होता है। तो 3 प्रकार के असेसमेंट हैं, 143(3), 144 और 147। यहां तक आपको क्लियर हो गया? मैं फास्ट नहीं चलूंगा, आराम से ही चलेंगे हम। और वीडियो मैंने इसी वजह से तैयार करके आपको दिया है, ताकि आप इसको, अगर लगे आपको कि थोड़ा सा भी फास्ट है, तो आप बैक करके दोबारा सुन लो। स्क्रूटनी असेसमेंट, इसको हम रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं। कभी बातचीत के दरमियान यूज करना पड़े तो स्क्रूटनी असेसमेंट को हम रेगुलर असेसमेंट बोलते हैं। रेगुलर, जनरल जो असेसमेंट होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रेगुलरली नहीं होता है, ये बड़ा रेयर है बेस्ट जजमेंट। और इनकम स्केपिंग भी बार बार नहीं होता है, रेयर होता है। जो रेगुलरली होता रहता है वो है स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट की एक खास बात है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी स्क्रूटनी असेसमेंट पॉसिबल है। अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इनकम कमाया, टैक्स भी बनता है, लेकिन वो गड़बड़ कर रहा है, वो टैक्स नहीं देना चाह रहा है या बेईमानी कर रहा है, अब वो व्यक्ति रिटर्न भी नहीं फाइल करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर स्क्रूटनी असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए आईटीआर का होना अनिवार्य है। तो सर वो तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्रूटनी असेसमेंट तो फिर भी आप सस्ते में छूट सकते थे। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है या इनकम स्केपिंग असेसमेंट है, ये तो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो समझेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। यहां सर ब्रैकेट में आपने क्या लिख के दिया है? ब्रैकेट में लिख के दिया है कि स्क्रूटनी असेसमेंट का आधार क्या होगा, कब स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। तो ये आधार नहीं होता कुछ भी इसमें, फिर भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है डाउट, क्योंकि लॉ में लैंग्वेज है कि एओ इंश्योर करना चाहता है कि आपने कहीं इनकम कम तो नहीं दिखाई, कहीं खर्चा आपने ज्यादा तो क्लेम नहीं किया, कहीं आपने टैक्स कम तो नहीं जमा कराया, कहीं आपने टैक्स कम तो वर्कआउट नहीं किया। इसलिए मैंने ब्रैकेट में शब्द लिखा है डाउट। स्क्रूटनी असेसमेंट डाउट के आधार पर होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ब्रैकेट में लिखा है डिफॉल्ट। आगे आप पढ़ेंगे कि कुछ डिफॉल्ट मेंशन है कि आपने अगर इस तरह की गलती की तो आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर अनुमान लगाएगा अपने इंफॉर्मेशन और मटेरियल जो उसके पास है, उसके आधार पर वो अनुमान लगाएगा कि आपकी इनकम और आपका टैक्स कितना बनता है। वो अनुमान ऑब्वियस है, जब उसके पास एक धुंधला पिक्चर है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो अनुमान में वो ज्यादा ही अनुमान लगाएगा। तो थोड़ा सा डेंजरस होता है ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। लेकिन ये सब पर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर है, कौन से डिफॉल्टर वो हम देखेंगे, तभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। और इनकम स्केपिंग असेसमेंट का मतलब है अगर असेसिंग ऑफिसर के पास ये सबूत है, ये इंफॉर्मेशन है कि एक व्यक्ति की इनकम पिछले वर्षों की, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पीछे के वर्षों की असेस होने से रह गई, उसने रिटर्न में नहीं दिखाया या रिटर्न नहीं फाइल किया, उसे अब मिली है जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो पीछे के वर्ष का असेसमेंट करता है। इसे कहते हैं इनकम जो छूट गई, इनकम स्केपिंग यानी छूट गई असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको अभी बताया था कि असेसमेंट से पहले नोटिस का होना अनिवार्य है, तो मैंने इसके लेफ्ट साइड में, तीनों असेसमेंट के लेफ्ट साइड में नोटिस का नाम लिख दिया है। 143(2) का नोटिस जाना चाहिए स्क्रूटनी के लिए,
बेस्ट जजमेंट के लिए 144 का नोटिस और कभी कभी 142.11 का भी नोटिस चला जाता है, 148 का नोटिस जाता है 147 के लिए। अब सर ये तो कुछ समझ आ नहीं रहा, सेक्शन सेक्शन सिर्फ आप बोले जा रहे हो। देखो दोस्त, यहां तो मुझे सेक्शन ही बोलना पड़ेगा नोटिस का नाम, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे तो हमने एक एक सेक्शंस पढ़ना है, तो आगे धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। यहां पर सर क्या आपने ड्रॉ किया है वो बताइए। यहां मैंने ड्रॉ किया है कि जब एओ अपना असेसमेंट पूरा कर लेता है तो असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, जैसा कि ऊपर आपको बताया। 144 और 147 में जो एओ असेसमेंट करेगा, उसमें एओ की मजबूरी है वो हमेशा आपके ऊपर टैक्स पेबल निकालेगा, लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट में टैक्स पेबल निकल सकता है और रिफंडेबल के भी चांस है। इसका मतलब हुआ स्क्रूटनी असेसमेंट, चूंकि कोई सबूत नहीं है आपके खिलाफ, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा उनको, सिर्फ उनको संदेह है, तो जब संदेह के आधार पर कोई आपका असेसमेंट करेगा तो जो भी फैक्ट सामने होगा वो उसको कंसीडर करेगा। मे बी कि कुछ खर्चे आपने डिसअलाउड कर दिए थे जबकि वो अलाउड होने चाहिए, कोई इनकम आपने टैक्सेबल कर दिया था जबकि एग्जम्प्ट होना चाहिए, तो एओ इसको भी कंसीडर करके हो सकता है आपका टैक्स रिफंड निकल जाए। लेकिन 143(3) में रिफंड पॉसिबल है, 144 147 में रिफंड नहीं पॉसिबल है। ऐसा सेक्शन ही बना हुआ है जिसमें लिखा है कि आप पेबल ही सिर्फ निकाल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हैवी जरूर रहा होगा क्योंकि मैंने पूरे असेसमेंट के बारे में एक साथ पढ़ा दिया ना। अब हम शुरू करेंगे धीरे धीरे। पहले हम सेक्शन मिलते हैं 142(1) से, इससे मुलाकात करते हैं, सेक्शन से मुलाकात करते हैं। ये सेक्शन है नोटिस के लिए। इस सेक्शन में 3 क्लॉजेस दिए गए हैं, तो इसे आप 3 प्रकार के नोटिस मानोगे। 3 क्लॉजेस हैं तो 3 प्रकार के नोटिस मानोगे। ऐसे बोलते हैं 142(1) का नोटिस, 142(1) का नोटिस, 142(1) का नोटिस। जो ये नोटिस है पहला वाला, देखिए याद तो करना पड़ेगा, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो वीडियो इसीलिए है आपके सामने कि आप इसे बार बार देखें और याद हो जाए। 142(1) का जो नोटिस है, ये नोटिस, इसको हम लोगों ने बोलचाल के भाषा में नाम दिया है रिमाइंडर नोटिस। लॉ में ऐसा कोई शब्द नहीं है रिमाइंडर नोटिस। जब ड्यू डेट गुजर जाता है और रिटर्न फाइल नहीं किया जाता किसी व्यक्ति द्वारा, एओ को लगता है कि उस व्यक्ति को रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो वो ये सेक्शन वाला नोटिस भेजता है। कौन से सेक्शन वाला? 142(1). उस नोटिस में लिखा होता है कि ड्यू डेट गुजर गया है, हमारे मुताबिक आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, तो काइंडली फाइल योर रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नोटिस में समय सीमा भी होती है, लगभग 30 दिन का समय होता है जनरल केस में। 30 डेज के अंदर आप रिटर्न फाइल करें। तो ये कब नोटिस आ सकता है? आ सकता है, जरूरी नहीं आएगा, ड्यू डेट के बाद। इस नोटिस से डिपार्टमेंट क्या मांगता है आपसे? रिटर्न फाइल करने को बोलता है जनरली, कि रिटर्न फाइल कीजिए, आप भूल गए हैं शायद रिटर्न फाइल करना। इसी वजह से इसे हम रिमाइंडर नोटिस बोलते हैं। हो गया जी। ये नोटिस सर किस लिए आता है? नेक्स्ट वाला नोटिस, एओ आपका असेसमेंट कर रहा है, एओ आपका असेसमेंट कर रहा है। असेसमेंट करते समय एओ को चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिससे वो जानकारी का पता लगाए कि आपके खर्चे सही हैं कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। एओ को चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स। कब चाहिए? असेसमेंट करते समय। तो वो इस हथियार का उपयोग करेगा, इस चिट्ठी का उपयोग करेगा। ये चिट्ठी है, नोटिस है, जिसमें लिखा होगा कि हमें ये सारी किताबें चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए एओ के पास कौन सा नोटिस होता है? 142(1) का। ये कब इशू करता है एओ? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट करते समय। लास्ट वाला नोटिस जो है, इस नोटिस से असेसमेंट करते समय अगर डिपार्टमेंट को आपके एसेट्स और लायबिलिटी की लिस्ट चाहिए, तो डिपार्टमेंट इसका उपयोग करेगा 142(1) का, जिससे वो लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मंगवा सकता है। ये दोनों ही उपयोग किया जाता है, आपको मैं दिखा रहा हूं। इन दोनों का उपयोग होता है असेसमेंट के लिए।
और ये दिया जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए। अब हम फिर से ले रहे हैं 142.11, ये कब इशू होता है? इफ पर्सन फेल्स टू फाइल ITR विद इन ड्यू डेट। 142.12, ड्यूरिंग असेसमेंट AO वांट्स डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। AO क्या चाह रहा है? डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन। तो वो कहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करो। लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन है, AO 3 साल से ज्यादा पुराना, 3 years प्रायर टू द प्रीवियस ईयर से ज्यादा पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा सकता। इस नोटिस से दूसरे नोटिस हो सकते हैं जिससे वो पीछे के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाए, लेकिन इस नोटिस की सीमा है 3 साल से ज्यादा पुराना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाया जा सकता। ओके, 142.13, ये क्यों देता है AO? ये देता है कि मुझे चाहिए कोई भी मैटर का लिस्ट वो मांग सकता है, इंक्लूडिंग एसेट्स और लायबिलिटी का। लेकिन यहां भी एक रिस्ट्रिक्शन है AO के पास। अगर AO ने आपके बिजनेस एसेट्स और लायबिलिटी की लिस्ट मांगी तब तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आपके पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी की वो लिस्ट मांगना चाहता है तो इस सेक्शन का उपयोग करने से पहले उसे जॉइंट कमिश्नर की अनुमति चाहिए होगी, प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, JC। अब यहां यह बात बहुत ध्यान देने वाला है कि असेसिंग ऑफिसर ये कर रहा है, और असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? मैंने ऊपर आपको बताया, JC भी AO होता है। JC जो है वो अपर रैंक AO है, मतलब हाई रैंक का AO है, सबसे टॉप रैंक का AO होता है ज्वाइंट कमिश्नर। अब ये पॉसिबल है कि ये सेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर ही उपयोग कर रहा हो, बिकॉज ज्वाइंट कमिश्नर भी AO है। तो अगर ये सेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर ही उपयोग कर रहा है तब तो जरूरत नहीं है ज्वाइंट कमिश्नर को खुद से अनुमति लेने की। लेकिन अगर ज्वाइंट कमिश्नर का जूनियर AC, DC, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ITO, इन लोगों ने इसका उपयोग किया इस सेक्शन का पर्सनल एसेट्स, लायबिलिटी और एसेट्स की लिस्ट के लिए, तो उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए ज्वाइंट कमिश्नर का। क्लियर है? यहां पर एक अमेंडमेंट है। क्या है अमेंडमेंट? सुनिएगा। ये 2 नोटिस, अमेंडमेंट ध्यान से सुनिएगा, ये 2 नोटिस तो AO इशू करता है, ठीक है। ये जो रिटर्न फाइल करने का नोटिस है ये AO भी इशू करता है, AO इशू करता है, करेक्ट है। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2021 से सरकार ने यहां पर लिखवा दिया है कि प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी भी इसे इशू कर सकता है। प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी AO के अलावा कोई और भी हो सकता है जो सरकार प्रेस्क्राइब्ड करेगी आगे फ्यूचर में। तो अब हमारे पास 142.11 का नोटिस, MCQ के लिए जरा तैयार होइए। 142.11 का नोटिस AO भी इशू कर सकता है, और ऑप्शन में आएगा सिर्फ AO इशू कर सकता है या AO एंड प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी कर सकता है। तो आंसर में टिक करना है, AO भी कर सकता है, प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी भी कर सकता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, 1.1 की बात हो रही है, 1.2 और 1.3 ये जो 2 नोटिस है ये AO ही इशू करता है। नेक्स्ट नोटिस पर आते हैं 142 सब सेक्शन 2। 142 सब सेक्शन 2, इसमें सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया हमारा। सबसेक्शन 2 इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लॉस ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के इनकम या लॉस की पूरी जानकारी के लिए AO इंक्वायरी करना चाहता है अगर, तो 142.2 के नोटिस का प्रयोग कर सकता है। 142.2 के नोटिस का प्रयोग कर सकता है अगर किसी व्यक्ति के पूरी इनकम इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकम और लॉस की, तो वो इंक्वायरी के लिए ये सेक्शन का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट नोटिस इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं मैं, सुनिएगा ठीक से। ये नोटिस, इस नोटिस में AO डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन, इस नोटिस से AO डायरेक्शन देता है, SSC को कहता है कि भाई तुम स्पेशल ऑडिट करवाओ, SSC को कहता है कि भाई तुम स्पेशल ऑडिट करवाओ। ये नोटिस इस और इस 142, 143.3 और 147, 143.3 स्क्रूटनी और 147 के असेसमेंट के दरमियान हो सकता है।
असेसमेंट 3 प्रकार के थे, 144 भी था, लेकिन वो मैं नहीं कह रहा। 143(3), 147 के असेसमेंट के दरमियान एओ ये नोटिस इशू करके एसएससी को कह सकता है कि आप अपने किताबों की स्पेशल ऑडिट करवाओ। सर स्पेशल क्यों लिखा है? सिर्फ ऑडिट हो सकता था। स्पेशल इसलिए लिखा है कि एसएससी ये कह सकता है कि साहब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड हैं, तो वो कहेगा होंगे, हम मना नहीं कर रहे, बट हम जो कह रहे हैं वो दोबारा करवा के लाइए, इसलिए इसका नाम स्पेशल ऑडिट पड़ा। और स्पेशल ऑडिट पढ़ने का एक और कारण है, आप ये ऑडिट कहां से करवाएंगे? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट से? सर जो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जिसको डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा उनसे ऑडिट करवा के आएंगे। आप ऐसा समझिए ऑडिट अगर ये ब्लड टेस्ट है, भाई ब्लड टेस्ट होता है ना जिससे हम बीमारी का पता लगाते हैं, तो मान लीजिए अगर ऑडिट, एक अजम्पशन लीजिए ऑडिट एक ब्लड टेस्ट है जिससे बीमारी का पता लगाना है, तो ये कह रहे हैं कि जो लैब हम आपको बता रहे हैं उस लैब से करवा के लाओ, ठीक। लेकिन ये एओ कब करेगा? सर अभी तो बताया आपने असेसमेंट के ड्यूरेशन में। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ऑलवेज असेसमेंट जब भी कर रहा होगा एओ अपनी मनमर्जी से ये कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। आइए सेक्शन पर आते हैं। देखिए इसको समराइज कर दिया है इजी वे में याद रखने के लिए, याद हो जाएगा आपको पूरा। याद हो गया तो एग्जाम में तो आप 4 लाइन लिख सकते हो। अगर शॉर्ट नोट्स आया, जैसे सीएमए इंटरमीडिएट के लिए शॉर्ट नोट्स पॉसिबल है, शॉर्ट नोट्स इसमें पॉसिबल होता है, तो 4 लाइन 5 लाइन आपको लिखना है, वो तो आप लिख सकते हो। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए तो एमसीक्यू है, वो तो फटाफट सुनते चलें, याद करते चलें, है ना। चलिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, मैं क्या कह रहा था कि क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि एओ जब जब उसे मन करे तब वो स्पेशल ऑडिट करवा दे? ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट एक तो नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना है, और दूसरी बहुत खास बात है कि स्पेशल ऑडिट की जो फीस है, सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट अगर ये सोच रहे हैं कि सर हम लिखेंगे लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज दे देते ना, अरे लैंग्वेज तो तुम्हारे स्टडी मैट में भी पड़ा हुआ है। लैंग्वेज से कर क्या रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे। वहां एग्जाम में आप क्या सारी चीजों को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद करके लिखते हो? पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, कैसे होगा ये? तो एग्जाम में जैसे 4 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अगर इसी सेक्शन को ले लेते हैं, इतना छोटा सा मैंने बना दिया है, तो 1.5 पेज का आपके स्टडी मैट में, तो ये 4 लाइन का 4 नंबर का अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है, तो आपने जितनी बातें इसकी सुनी है वो पॉइंट में लिखिए। आप जितना पॉइंट, पैराग्राफ मत कीजिए, जितने पॉइंट में लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर बनेगा। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको वो याद रहा तो आप इजी लैंग्वेज में पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे इसमें किससे ऑडिट करवाना है, तो नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिसिंग में। और जो अगली बात बताने जा रहा हूं कि भाई एओ मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशल ऑडिट जब भी एओ करवाने को बोलेगा ना, तो इसकी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट को बियर करनी है। तो बड़ा ध्यान से एओ को कहा गया है कि ऐसे नहीं कि तुम्हें चलते फिरते हर को भेज रहे हो तुम स्पेशल ऑडिट के लिए, क्योंकि पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट के दरमियान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट एओ के पास ओपिनियन है, यानी एओ को लगता है, एओ को लगता है, क्या लगता है साहब? 4 बातें लगती है, 4 में से कोई भी एक लग सकता है। एसएससी के अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड है, एसएससी के ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, एसएससी के बिजनेस या एसएससी के ट्रांजैक्शन का नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, या एसएससी के अकाउंट्स के करेक्टनेस के ऊपर संदेह है। इन 4 में से किसी भी पॉइंट में अगर एओ को ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, तो रुकिए, स्पेशल ऑडिट के लिए नहीं भेजेगा वो, तो एओ आपको, एसएससी को शो कॉज नोटिस देगा। क्या लिखा हुआ है ये? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस मतलब सुनवाई का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। आपने सुना होगा लॉ में ये लैंग्वेज सुनी होगी आपने, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। तो एओ शो कॉज नोटिस देगा, और उस नोटिस में मेंशन होगा कि हमें ये ऐसा लग रहा है, आप जस्टिफाई करें कि ऐसा है या नहीं, हम क्यों नहीं आपके अकाउंट्स को ऑडिट के लिए भेजें। एसएससी को जैसे ही शो कॉज नोटिस आएगा तो एसएससी क्या करेगा? एओ को रिप्लाई करेगा, अपना पक्ष रखेगा।
अगर एओ इसके रिप्लाई से सेटिस्फाई है तब तो कोई बात नहीं है, ऑडिट नहीं करवाना है। सेटिस्फाई नहीं है तब वो डायरेक्शन देगा कि आप स्पेशल ऑडिट करा के आओ नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फीस सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। तो एसएससी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों परेशान कर रहे हैं भाई, फीस तो आपको देनी नहीं है, ठीक है। और ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट एसएससी के पास वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देगा और एसएससी को विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम एओ तक पहुंचाना होगा। प्रेस्क्राइब्ड टाइम क्या होगा सर? जो एओ नोटिस में लिख कर देगा कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 180 डेज से ज्यादा पीरियड नहीं हो सकता। मतलब 180 डेज से ज्यादा पीरियड एओ नहीं देगा, इसी के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक चलो साहब। ऑडिट रिपोर्ट आ गया किसके पास? एओ के पास। अब एओ उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ता है, पढ़ के उसे लगता है कुछ गड़बड़, और उस गड़बड़ी को वो इन कंप्यूटेशन में यूज करना चाहता है, एसएससी के इनकम में, एसएससी के टैक्स लायबिलिटी में यूज करना चाहता है। उस ऑडिट के रिपोर्ट के मटेरियल को एओ अगर यूज करना चाहता है, जो मटेरियल एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है एसएससी को, मतलब वो एसएससी के विरोध में है, तो यहां पर एओ ऐसे यूज नहीं कर सकता। एओ को फिर से शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या इस सेक्शन में एओ 2 बार शो कॉज नोटिस दे रहा है? यस। अगर ऑडिट में सब ठीक नजर आ रहा है कोई बात नहीं, अगर ऑडिट में गड़बड़ी नजर आ रही है, एसएससी के खिलाफ नजर आ रहा है, तो उस मैटर को यूज करने से पहले एसएससी को दोबारा एओ शो कॉज नोटिस देगा। क्लियर हो गया? अब इसको एक बार आपको याद करना है, बस याद करना है, बाकी लिखना तो आपको खुद से ही होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। सेक्शंस बहुत सारे हैं। देखिए, ये चैप्टर बेसिकली होना चाहिए फाइनल लेवल में भाई, मतलब ये मेरे एक विचार हैं, बाकी तो सही विचार तो आपके इंस्टीट्यूट ने जो करा है वही सही है। लेकिन जैसे मैं सीए के सिलेबस को देखता हूं, तो सीए के सिलेबस में इनकम टैक्स रिटर्न तक इंटरमीडिएट में है और उसके बाद फाइनल में है। सीएमए में अगर आता हूं मैं, या सीएस में आता हूं, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को इंटर में भी डाला हुआ है। सीएस में डाला हुआ है तो एक बात समझ आती है, क्योंकि उनका सिर्फ एमसीक्यू है, तो उनको थोड़ा अगर ज्यादा भी पढ़ना पड़ रहा है, तो एक बात तो तय है कि एमसीक्यू है तो लिखा हुआ सा दिखेगा, कुछ तो याद आ ही जाएगा। लेकिन सीएमए वालों के साथ कि आप असेसमेंट प्रोसीजर इंटरमीडिएट में भी पढ़ा रहे हो, हल्का पढ़ा रहे हो, ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए यहां पर पॉइंट हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, हल्का पढ़ा रहे हो, फाइनल में इन डिटेल है, फाइनल में इन डिटेल है, तो ठीक है। अब आर्गुमेंट ऐसा किया जा सकता है कि सीए इंटरमीडिएट में डीटी कम स्कोर का है, सीएमए इंटरमीडिएट में ज्यादा स्कोर का है, 100 मार्क्स का है। तो जो भी हो है, तो पढ़ना है, पढ़ना है तो फिर समझना है और रटना है। पहले समझना है और फिर रटना है। कौन सा सेक्शन? 142A। देखिए, आपके स्टडी मैट में तो है ही, आप स्टडी मैट एक बार चेक कर लेना लेटेस्ट डाउनलोड करके, तो वहां तो है ही, लेकिन वहां की लैंग्वेज में आप काफी फंस जाते होंगे और याद करने में दिक्कत आती होगी। मुझे सुनेंगे तो याद हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो ग्राफ वाइज और क्लैरिटी आ जाएगी। 142A क्या है सर? ये एओ का एक एक्शन है। एओ कभी एसेट की वैल्यूएशन में फंस जाए अगर, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देता है कि ये वैल्यूएशन आप करो। वैल्यूएशन ऑफिसर जो डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं, डिपार्टमेंट के कुछ वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं जो डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, डिपार्टमेंट के ही अंदर होते हैं, उनके ही स्टाफ, उनके ही एम्प्लॉय होते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर देता है एओ, एओ केस रेफर कर देता है किस चीज के लिए? एसेट्स को इवेल्युएट करने के लिए कि भाई इस एसेट की क्या कीमत होनी चाहिए। ऐसा एओ कब करता है? 142A में लिखा हुआ है असेसमेंट के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट। दोबारा सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं 142A, यहां लिखा हुआ है ड्यूरिंग असेसमेंट, ठीक है। मुझे तो सिर्फ यही पढ़ाना है, लेकिन जब बात चली है कि एओ
एसेट की वैल्यूएशन को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास रेफर करेगा। तो जब बात चली है तो मैंने सोचा कि आपको पूरे इनकम टैक्स का एक चक्कर कटवा दें, पूरे एक्ट का, कि कहीं और भी ऐसा सुना है क्या सर? क्योंकि आपने अगर कहीं और सुना है तो दिमाग में वो भी है और ये भी है, तो सब कंफ्यूजन में ना आ जाए। हाँ, हमने सुना है, जब हम सेक्शन 55A पढ़ रहे थे कैपिटल गेन में, तो वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू अगर एसएससी डिक्लेयर करता था और एओ को गड़बड़ लगता था तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेज सकता था। फिर हमने पढ़ा है सेक्शन 50C में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली बात, 43CA दोनों सेम ही है, 56(2)(10 गिफ्ट वाले केस में जहां एसेट्स वगैरह को वो हम यूज करते हैं। इन जगहों पर अगर एसएससी को ऑब्जेक्शन है कि साहब ये आप गलत कर रहे हो, वैल्यू गलत ले रहे हो, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे अगर संदेह है तो ऐसी परिस्थिति में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर वो एओ को रिक्वेस्ट करता है और एओ फिर से इस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता है। तो ये ऑलरेडी आपने डिस्कस किया हुआ है। अब इसके साथ मैं एक चीज और जोड़कर चल रहा हूं, वो कौन सा? 142A। तो ये तो वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 142A कहता है असेसमेंट के समय एओ चाहता है एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन को रेफर कर देगा। यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, जब वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जाएगा तो वैल्यूएशन ऑफिसर एसएससी से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मांगेगा, ऑब्वियस है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफिसर ये वैल्यूएशन रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर, वैल्यूएशन रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर, कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रेफरेंस। यानी मान लीजिए कि 27 जून को रेफरेंस किया गया, तो जून एंड से 6 महीने के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा एओ को डायरेक्ट, और एओ इस वैल्यू को यूज करके अपना असेसमेंट करेगा। लेकिन उससे पहले वो एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगा। सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे शो कॉज नोटिस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट, कि देखो ये वैल्यू निकल के आया है, आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर, आपको भी हम सुनेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं जब इस वीडियो को तैयार कर रहा था तो मेरे मन में क्या था कि सीएमए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव मेन फोकस था। बाकी भी रिवीजन के लिए करना चाहे, रिवीजन तो उनका भी हो ही रहा होगा, उन्होंने भी तो ये सब पढ़ना ही है, सीए फाइनल है या नॉलेज पर्पज से कोई देख रहे हैं, उनको भी तो नॉलेज हो रही है ना कि वो ये चीजें है हमारे पास, हमारे एक्ट में है। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रहा हूं जो कि सीएमए इंटरमीडिएट और सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स इसे नहीं करें तो भी चलेगा, मतलब नहीं ही करें वो। एक और है केस, अगर ये 6 पॉइंट्स एक साथ आपने सुन लिया तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जितने रेफरेंस पॉसिबल थे वैल्यूएशन ऑफिसर को वो सब पढ़ लिया आपने। 1 2 3 4 तो आपने पढ़ ही रखा है, पांचवा यहां बता दिया मैंने 142A, और ये छठा अगर आपने सुन लिया तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट के रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, एओ कब रेफर करता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, मतलब रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपने पूरा पढ़ लिया। जब किसी पर रेड पड़ता है तो जो सर्च टीम होती है, रेड टीम, जो ऑफिसर होते हैं सर्च वाले, कभी कभी जरूरत पड़ सकता है वहां पर कि कुछ ऐसी चीजें पाई गई सर्च में जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करते हैं और यहां पर रैपिड वैल्यूएशन होता है, मतलब बहुत तेजी से वैल्यूएशन होता है। जैसे ऊपर आपने देखा 6 महीने के अंदर भेजो, यहां पर 60 दिन के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस वो तुरंत क्विक रैपिड वैल्यूएशन करके सर्च टीम को वापस बता देगा कि इतने रुपए हमारे हिसाब से है इसकी कीमत। सुना तो ठीक, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है सर। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्या आ गया सर? आज की डेट में फेसलेस इंक्वायरी और वैल्यूएशन है। ये क्या मतलब सर? जैसे आपने अभी क्या पढ़ा, 142(1) पढ़ा है ना, 142(2) पढ़ा, अभी पढ़ा पीछे, ये डायरेक्शन पढ़ा और ये वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस पढ़ा। ये सारी चीजें आज मैनुअली नहीं होती है और कौन किसको रेफर कर रहा है ये नहीं पता चलता है, फेसलेस होता है। तो बीच में खड़ा है कौन? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, और उनके माध्यम से इसका मतलब ये हुआ कि कौन किसको भेज रहा है नोटिस। जैसे राम कुमार नाम का एक असेसिंग ऑफिसर है, वो नोटिस भेज रहा है मिस्टर गोपी को, एसएससी है,
कि रिटर्न फाइल करो, तो गोपी को ये नहीं खबर हो सकती कि ये किसने भेजा है, डिपार्टमेंट से आया है, यही मतलब है बस। इसी को कहते हैं फेसलेस। तो यहां पर अभी तक जो आपने पढ़ा है उन सब के लिए ये सेक्शन सरकार ने बनाया कि सरकार एक फेसलेस स्कीम लेकर आएगी। सरकार के पास ये अधिकार होगा, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाइड स्कीम। स्कीम नोटिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फेसलेस प्रोसेस होगा। किन किन चीजों के लिए, इन 4 चीजों के लिए, 142(1) के लिए, 142(2) के लिए, 142(2)(a) के लिए, 142(a) के लिए। स्कीम का उद्देश्य यह है कि पूरे देश में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो ऑफिसर्स हैं, जो जिस चीज में एक्सपर्टाइज हैं, जिनकी नॉलेज है, उनको एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल किया जाए। और कभी भी असेसमेंट एक व्यक्ति द्वारा ना होकर टीम बेस्ड असेसमेंट हो। तो यहां पर ऑब्जेक्ट स्कीम का भी मैंने लिखा हुआ है। पहला ऑब्जेक्ट है कि एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच का इंटरफेस एलिमिनेट हो जाए, पता ही ना चले कि कौन क्या है, ताकि ब्लैक मनी वगैरह, घूसखोरी वगैरह खत्म हो सके, करप्शन खत्म हो सके। और एसएससी को डरने की जरूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट से कोई धमकी नहीं है, अगर वो सही है तो सब कुछ ठीक चलेगा। आगे आगे ये भी मेंशन है, टू द एक्सटेंट, उस हद तक हम ये कर पाएंगे जहां तक टेक्नोलॉजी फिजिबल होगा हमारे पास। अब कभी मजबूरी ही पड़ गई कि सामने हमें पता लगाना पड़े तो उस समय जाना पड़ता है, अदरवाइज प्रयास होगा कि हम इंटरफेस ना करें। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑप्टिमाइज करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। जो रिसोर्सेज है डिपार्टमेंट के पास, उसको बेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। जो कि लिखा हुआ है आगे कि स्पेशलाइजेशन बेस्ड होगा, जो व्यक्ति जिस चीज में स्पेशलिस्ट है उसको वो काम दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया में, क्षेत्र वाइज नहीं बटा, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से कोई भी एसएससी को किया जा सकता है, ये नोटिस भेजा जा सकता है। तो ये इन्होंने ये स्कीम का ऑब्जेक्ट रखा है। दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, टीम बेस्ड। टीम बेस्ड होगा, जो नोटिस इशू किया जाएगा या जो इंक्वायरी होगी, डायरेक्शन होगा, वैल्यूएशन होगा, वो टीम बेस्ड होगा और वो डायनेमिक जुरिस्डिक्शन में होगा। मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो बदलता रह सकता है। डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है जुरिस्डिक्शन। एओ जैसे ही ये नोटिफिकेशन इशू करेगा, तो नोटिफिकेशन में वो बता सकता है कि कुछ सेक्शंस इनकम टैक्स के मॉडिफाइड होके लगेंगे या कुछ सेक्शंस के कुछ पॉइंट्स नहीं लगेंगे इस स्कीम में, ये पावर है। और डायरेक्शन इशू करने की समय सीमा 31/3/2022 तक थी, जो कि इशू कर दी गई। आगे लिखा हुआ है कि जब ये नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी, उस नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा पास करने के लिए। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया तो अच्छा किया, क्योंकि सेम चीज हर जगह हम पढ़ेंगे फेसलेस के नाम पर। कोई भी चीज हम पढ़ेंगे, जैसे असेसमेंट, तो असेसमेंट भी फेसलेस हो गया, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट यही आएगा। बार बार यही 3 ऑब्जेक्ट घूमता रहेगा, बार बार यही घूमता रहेगा कि अगर नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है तो वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा पास होने के लिए। तो ये कॉमन है, आगे भी यूज करेंगे हम लोग। यहां पर मैंने कोई सेक्शन नहीं पढ़ाया, बल्कि याद रखिएगा कि ये नहीं भी, इस हिस्से को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पूरा बताता हूं, सुनिएगा। तीन प्रकार के असेसमेंट है, 143(3), 144, 147। जो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है उससे पहले हमें नोटिस भेजना पड़ता है 143(2) का। 143(2) जो नोटिस है, ये जो 143(2) का नोटिस है, इसको बिना भेजे हम ये असेसमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने इस नोटिस में एरो डाल के लिखा है कि ये एक चाबी है जिससे असेसमेंट स्टार्ट होता है। साथ ही साथ इस नोटिस से डिपार्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। और अब वो तो आप जानते हो कि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि एक नोटिस हमारे पास होता है 142(1)(2) का, जिससे हम पिछले 3 वर्षों तक के बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए 143(2) का उपयोग होता है। आगे मैंने एरो डाल के लिखा है कि ये तभी पॉसिबल है जब किसी व्यक्ति ने रिटर्न भरा हो। रिटर्न अगर आपने नहीं भरा है तो स्क्रूटनी नहीं पॉसिबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रूटनी असेसमेंट के पहले नोटिस भेजना है, और नोटिस भेजने की समय सीमा है। नोटिस भेजने की समय सीमा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा।
स्क्रूटनी असेसमेंट बिना नोटिस के नहीं होगा। कौन सा नोटिस? 143(2) और नोटिस भेजने की समय सीमा है। तो ऐसा समझिए कि आपके खिलाफ असेसमेंट होना है कि नहीं होना है। जैसे उदाहरण लेते हैं 20, 21, 22 के का उदाहरण लेते हैं, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस ईयर 21-22। 21-22 ठीक रहेगा, 22 नहीं, 21-22 थोड़ा आगे हो जाएगा, मैं और थोड़ा पीछे कर लेता हूं। प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22। अब यहां पर आपके पेरेंट मान लीजिए या आपके जानकार ने रिटर्न भरा होगा अभी फिलहाल, ये असेसमेंट ईयर है। तो पिछले साल, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल 2021-22 जो चल रहा था, मतलब अभी तो 22 चल ही रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो खत्म हो गया आज की डेट में। किसी ने, जैसे आपके रिलेटिव ने यहां पर रिटर्न भरा है, अब वो ये जानना चाह रहा है कि भाई स्क्रूटनी असेसमेंट तो डाउट के आधार पर है, तो पता नहीं हम भी स्क्रूटनी के लपेटे में तो नहीं आ गए। कब तक हम सोचते रहे कि हमारा स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी होगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो ये बात साफ है कि स्क्रूटनी करने के लिए डिपार्टमेंट बिना नोटिस के स्क्रूटनी नहीं कर सकता। यह है नोटिस, और नोटिस इशू करने का समय है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न भरा है उसके ईयर एंड से 3 महीने तक। मतलब क्या हुआ साहब? मई, जून, जुलाई। इसका मतलब हुआ 31 जुलाई 2022 के बाद आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, जो रिटर्न फाइल करके सोच रहे हैं, या आप ही रिटर्न फाइल करके सोच रहे हैं कि स्क्रूटनी होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो 31 जुलाई 2022 के बाद वो निश्चिंत तो हो सकते हैं कि भाई स्क्रूटनी तो नहीं होगा। अब स्क्रूटनी असेसमेंट तो होगा नहीं, बचा क्या? 2 असेसमेंट। मैंने आपको कहा वो 2 असेसमेंट तो रेयर होता है, रेगुलर तो यही असेसमेंट है। तो आप अगर ये जानना चाहते हो कि आपका असेसमेंट डिपार्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, तो इस समय को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रूटनी से पहले नोटिस चाहिए, नोटिस की समय सीमा है। क्या समय लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले 6 महीने हुआ करता था, अब सरकार ने घटा दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। और ये 3 महीने के अंदर एसएससी में को सर्व हो जाना चाहिए। वैसे ये सर्व आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये नोटिस ऑनलाइन है, आपके मेल पर है, तो मेल उधर से भेजा और इधर मिला, तो समय तो कुछ लगता नहीं है। सर्व का मतलब है आपको रिसीव हो जाना चाहिए ये नोटिस, तो मेल पर रिसीव होता है विद इन 3 months। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। भाई रिटर्न आपने 21-22 में फाइल किया, तो 22 के एंड, मार्च के एंड, मार्च में आ गया, मार्च के बाद अप्रैल, अच्छा मैंने देखिए अभी क्या गलत बोल दिया, रुकिए, अप्रैल, मई, जून, सॉरी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने क्या गड़बड़ बोल दिया, आप पता नहीं ये सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे, ध्यान आ गया, अप्रैल, मई, जून। तो मैं क्या कह रहा हूं, 30 जून 2022, असल में पहले 6 महीने था, अभी हुआ है 3 महीने, है ना, तो टाइम लगेगा 3 महीने। 30 जून 2022, तो जुलाई नहीं, माफ कीजिएगा, 30 जून 2022 के 30 जून 2022 के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं होगी, 30 जून 2022 के बाद। चलिए साहब, तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सर आपने क्या असेसमेंट पढ़ा दिया? नहीं, अभी नहीं पढ़ाया भाई, अभी तो नोटिस पढ़ाया आपको। और ये क्या पढ़ा रहे थे? ये तो मैं बस ये बता रहा था कि किताबें हम मंगवाते हैं कैसे कैसे। जैसे 144 का असेसमेंट है, तो इसमें आपको अगर किताबें मंगवानी हो तो ये सेक्शन ये यूज कर लीजिए। 3 साल से ज्यादा मंगवा नहीं सकते, और वैसे भी ये जो 144 होता है ये डिफॉल्टर के लिए है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बगैर ही कर देते हैं। 147 वाला हिस्सा आप ना पढ़ें, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो में इसको कवर करूंगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं अभी फिलहाल। सर असेसमेंट शुरू करो, असेसमेंट चैप्टर पढ़ा रहे हो, अभी तक असेसमेंट शुरू नहीं किया आपने, बिल्कुल, और अभी भी टाइम लगेगा। ये लीजिए, पहले हमें ये पढ़ना है। इसका नाम है समरी असेसमेंट, और नाम किसने रखा? हम ही लोगों ने रखा, मतलब कि बोलचाल की भाषा में लोगों ने रख दिया। ऑफिशियल इस बेचारे का कोई नाम नहीं है, क्योंकि सब सेक्शन के कोई नाम थोड़ी होते हैं, नाम तो सेक्शन का होता है। और सेक्शन 143 जो है, 143 उसका नाम असेसमेंट है,
लेकिन सबसेक्शन 1 जो है, जिसका हम लोगों ने बोलचाल की भाषा में समरी असेसमेंट नाम रखा है, बेसिकली ये असेसमेंट नहीं है, क्योंकि असेसमेंट तो मैंने 3 बताया, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट और इनकम स्केपिंग। तो ये तो बताया नहीं मैंने बताया 143(3), 143(1) थोड़ी बताया। तो सर फिर ये क्या है? ये असेसमेंट नहीं है, लेकिन अब बोलचाल में क्या नाम रखें, तो असेसमेंट बोल दिया है, लेकिन असेसमेंट नहीं है। हालांकि इसे भी डिपार्टमेंट द्वारा निकाला जाता है और इसमें भी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है, कंप्यूटेशन होता है, तो एक तरह से बोल तो सकते हैं असेसमेंट, लेकिन इसमें कोई ऑर्डर पास नहीं होता, एओ कोई ऑर्डर नहीं पास करता। और आज की डेट में ये मैनुअल नहीं होता, इसे सॉफ्टवेयर करता है, और ये होता है 100% ऑफ रिटर्न फाइल्ड। यानी हमारे देश में अगर 25 करोड़ रिटर्न फाइल होता है, 25 करोड़ रिटर्न अगर फाइल होता है, तो सभी रिटर्न के साथ ये हादसा होगा। हादसा, चलिए हादसा नहीं, इसे हम प्रोसेस का नाम देते हैं, ये प्रोसेस होगा। 143(1) को प्रोसेस का नाम देना ज्यादा सही रहता है। ये प्रोसेस 100% होता है सभी रिटर्न के साथ। सर रिटर्न ही नहीं फाइल किया तो ये नहीं होगा। इस प्रोसेस में कुछ सरकार ने लिख के रखा है और सॉफ्टवेयर में फीड कर रखा है। सॉफ्टवेयर इस रिटर्न को, आपके फाइल्ड रिटर्न को, सॉफ्टवेयर कुछ चीजों को देखता है, वो कुछ उनके पास है एडजस्टमेंट, और उसमें गड़बड़ी है तो उसको ठीक करता है वो। आइए 143(1), ये एक छोटा सा मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, जिस डायग्राम में सिर्फ आपको पढ़ाना आगे है, यहां पढ़ेंगे अब। इस डायग्राम में सिर्फ आपको ये बता रहा हूं मैं कि रिटर्न 100% प्रोसेस होता है इस सेक्शन में, और ये कंप्यूटराइज है। अब रिटर्न ही आपने ऑनलाइन नहीं फाइल किया, मैनुअल फाइल किया, मैनुअल के चांसेस नहीं होते, लेकिन है 0.001%। अगर मैनुअल है तो फिर मैनुअल ही ये करना पड़ेगा, अदरवाइज कंप्यूटराइज ही होता है। इसके बाद एक इंटीमेशन जाता है एसएससी को, हो सकता है कुछ टैक्स ड्यू निकल जाए या कुछ टैक्स रिफंड निकल जाए या कुछ भी ना निकले। ये जो प्रोसेस है ये एक लिमिटेड एडजस्टमेंट का है, फिक्स है। लिमिटेड एडजस्टमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अर्थमेटिकल एरर जो कि पॉसिबल मैनुअल के केस में है, अगर ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल करते हैं पॉसिबल नहीं है। इनकरेक्ट क्लेम, कहीं पर आपने कुछ और लिख दिया और उसी रिटर्न में दूसरी जगह पर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कुछ और दिखा दिया, इनकरेक्ट क्लेम। जैसे कि फिक्स है कि आप हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन परसेंटेज बेस्ड लेते हो 30%, और आपने ज्यादा ले लिया, वैसे ऑनलाइन तो नहीं पॉसिबल है, मैनुअल पॉसिबल है, तो ये इनकरेक्ट क्लेम कहलाता है। ये सब इसमें एडजस्ट किया जाता है। अगर आपने लॉस रिटर्न, मैंने कहा था रिटर्न थोड़ा एक बार पढ़ लेना, बोला था मैंने, लॉस रिटर्न अगर आपने लेट फाइल किया है तो आपके लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होंगे नहीं, तो अगर कर रखा है आपने कैरी फॉरवर्ड और उसका सेट ऑफ कर रखा है तो वो गलत है। उसी तरह कोई ऑडिट रिपोर्ट में खर्चा डिसअलाउड है, आपने उसे डिसअलाउड नहीं किया तो वो गलत है। ऑडिट रिपोर्ट में किसी इनकम को टैक्सेबल करने की बात है और आपने वो इनकम नहीं दिखाई तो वो गलत है। ये सेक्शन आपको याद होगा आईटीआर के साथ जब हमने देखा था कि रिटर्न विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल करते हैं तो ये डिडक्शन नहीं मिलता, तो बड़ा ऑब्वियस है कि डिडक्शन आपने गलत लिया अगर ले रखा है ये वाला। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड एडजस्टमेंट। आगे मैंने एक रफली बता दिया आपको, 5 से 8% स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, रफली बोला है आपको, क्योंकि ईयर वाइज बदलता रहता है, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। स्कीम होती है, इंटरनल स्कीम होती है, बाहर नहीं आता ये स्कीम, इंटरनल स्कीम होती है कि किस प्रकार से इस बार असेसमेंट रखा जाए, स्क्रूटनी असेसमेंट। और रैंडमली कुछ आईटीआर उठाए जाते हैं जिस पे स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाता है। तो 5 to 8% एक रफ आपका कैलकुलेशन मैंने बताया, बट ये एग्जैक्ट 100% सभी का होता है। यहाँ वही लिखा हुआ है कि ये नोटिस भेजा जाएगा स्क्रूटनी असेसमेंट स्टार्ट करने के लिए। इस नोटिस से किताबें भी मंगवाई जा सकती है। ये सेक्शन स्क्रूटनी का है जिसमें टैक्स ड्यू, टैक्स रिफंड पॉसिबल है। अब आते हैं इस सेक्शन में, असेसमेंट अभी भी नहीं। देखो असेसमेंट के तो 2 ही सेक्शन आपको पढ़ाने, 143(3) बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा, 144 भी हो जाएगा, लेकिन असेसमेंट चैप्टर में तो बहुत कुछ पढ़ना है। 143(1) क्या है? आईटीआर फाइल करेंगे तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्यूटराइज होता है, आप ये मानकर चलो।
जिस प्रोसेस में आपकी इनकम को दोबारा से निकाला जाता है, और निकालते समय कुछ बातों का एडजस्टमेंट करते हैं। अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो नहीं भी पड़ सकती है। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, लॉस रिटर्न, मतलब अगर लॉस रिटर्न आपने कभी फाइल किया था किसी वर्ष और उस वर्ष का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके ले आए तो गलत कर दिया आपने। ऑडिट के हिसाब से एक्सपेंडिचर डिसअलाउड थे, आपने नहीं किए। ऑडिट के हिसाब से आपकी इनकम बननी थी, आपने नहीं दिखाई रिटर्न में। ये दो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कभी होता था, ये अब नहीं होता। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन का डिडक्शन, रिटर्न फाइल अगर आपने लेट किया है तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने लेट रिटर्न भरा और ये डिडक्शन क्लेम किया तो वो गलत किया उसने। ये कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बाद इस सॉफ्टवेयर में पहला काम तो होता है ये एडजस्टमेंट, मे बी एडजस्टमेंट की जरूरत ही ना पड़े, मे बी पड़े। इस एडजस्टमेंट के बाद सॉफ्टवेयर आपकी एडजस्ट जो उसने किया है, कैलकुलेट किया है, उसके आधार पर आपका टैक्स, आपका ब्याज, लेट फी कैलकुलेट करेगा। उसके बाद तीसरा काम करेगा कि आपके टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस, रिलीफ, इन सबको वो क्रेडिट देगा। जो आपने टैक्स जमा कराया था आईटीआर के साथ, उन सब का क्रेडिट देने के बाद वो चेक करेगा कि अब क्या स्थिति है। क्या स्थिति हो सकती है? हो सकता है आपका टैक्स पेबल और निकल जाए, हो सकता है आपका रिफंड निकल जाए, हो सकता है आपका ना पेबल निकले ना रिफंड निकले। ये 3 केसेस है, ध्यान से सुनिएगा। पहले, दूसरे, तीसरे चरण के बाद ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आप एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं तो ना पेबल निकला ना रिफंडेबल निकला। आपने भाई टैक्स तो निकाला था ना रिटर्न भरते समय, और टैक्स जमा भी करा दिया था, तो आपका लेना देना कुछ बना नहीं। मान लीजिए रिफंड निकला, उल्टा हो गया। रिफंड, आपने आईटीआर फाइल किया, आपने रिफंड क्लेम किया और कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं तो रिफंड बन रहा है आपका। कुछ एडजस्टमेंट हुआ फिर भी रिफंड बन रहा है आपका, और कुछ एडजस्टमेंट हुआ जिसमें आपका रिफंड नहीं, पेबल बन रहा है। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने यहां ड्रॉ की। मान लेते हैं आपका कुछ टैक्स पेबल बनता है, अमाउंट पेबल बनता है, तो आपको इस सेक्शन में इंटीमेशन डिपार्टमेंट भेजेगा और आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। उस 30 दिन के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हो कि मुझे यह स्वीकार है या मैं इसके खिलाफ अपील में जाना चाहता हूं। उसके बाद आपको फाइनल इंटीमेशन दिया जाता है। उसके बाद आपको फाइनल इंटीमेशन दिया जाता है। आप अपील में इसके उसके अलावा भी जा सकते हो, लेकिन ये जो शुरुआत के 30 डेज दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आपसे बातचीत करने के लिए, आपके रिप्लाई के लिए। जैसे मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने और आपने कहा ये सॉफ्टवेयर की गलती है और आप उसे ठीक करवाना चाहते हो, साबित करवाना चाहते हो, तो विद इन 30 डेज आप इस बात को करवा सकते हो। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो फाइनल इंटीमेशन भेजता है एओ यानी डिपार्टमेंट, उसे नोटिस ऑफ डिमांड भी बोला जाता है। ये हम सेपरेट सेक्शन के साथ पढ़ेंगे आज लास्ट में। एनओडी बोलते हैं हम, नोटिस ऑफ डिमांड। सेक्शन 156 में नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है। इसको मान लिया जाता है कि टैक्स पेबल आपका जितना या अमाउंट जो बन रहा है वो आपको विद इन 30 डेज पे करना पड़ेगा। ये एनओडी को हम बाद में कवर करेंगे, समझेंगे। अमाउंट रिफंड अगर बन रहा है तो ये आपको सूचित किया जाएगा और साथ में आपको रिफंड भी दिया जाएगा। ओके, ना रिफंड बना ना पेबल बना तो क्या आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी? आपको कहा जाएगा कि आपका ये प्रोसेस हुआ है? जी। अगर आपके लॉस का एडजस्टमेंट हुआ है, अगर आपके लॉस का एडजस्टमेंट हुआ है, तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लॉस दिखाया और एडजस्टमेंट के बाद लॉस बन गया 6 लाख रुपए का, तो ये तो सूचना देना जरूरी है, क्योंकि अगले साल आप गलत कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। अगर मान लीजिए पेबल और रिफंडेबल कुछ नहीं बन रहा, सर समझ नहीं आ रहा, लॉस है तो पेबल रिफंड कुछ नहीं बन रहा। भाई एक आदमी ने रिटर्न भरा, उसने 10 लाख का लॉस दिखाया, टैक्स 0, रिटर्न फाइल, रिटर्न भरना जरूरी है, नहीं तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं उसका ऑडिट भी था, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ खर्चे डिसअलाउड करने की बात थी, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया, सॉफ्टवेयर ने कर डाला, और उस एडजस्टमेंट में 4 लाख का खर्चा डिसअलाउड करने पर आपका जो लॉस था वो 10 लाख से घट के 6 लाख हो गया। ना पेबल है ना रिफंडेबल है, लेकिन 6 लाख हो गया, आपने 10 बोला है, हो गया 6, तो ये इन्फॉर्म तो करेगा ना डिपार्टमेंट। इसलिए लिखा है कि लॉस अगर एडजस्ट हुआ तो इन्फॉर्मेशन, आपको इंटीमेशन जाएगा। अगर कुछ हुआ ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ना पेबल है ना रिफंडेबल है, तो कोई इंटीमेशन नहीं जाता। ये एकेडमिकली लिखा हुआ है, यानी कि ये लॉ में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल क्या है कि आपको ईमेल तो चला ही जाता है कि सब कुछ ठीक है। ओके, मान लीजिए कुछ हुआ नहीं, कुछ भेजा नहीं गया, तो आपने जो रिटर्न भरा है उसके एक्नॉलेजमेंट को हम मान लेते हैं इंटीमेशन, मान लेते हैं कि हो गया हमारा इंटीमेशन।
ठीक है, यहां पर इस सेक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं, आप अपने पर्पस से, सीएमए इंटरमीडिएट सीएस एग्जीक्यूटिव के पर्पस से आप इसे इग्नोर कर सकते हैं इस सेक्शन को। वैसे सेक्शन में लिखा है कि मान लीजिए रिफंड बनता है और एओ को लगता है कि भैया ये रिफंड गड़बड़ है, तो इस रिफंड को वो विथ होल्ड भी कर सकता है, मतलब रोक भी सकता है कमिश्नर के अप्रूवल से कुछ समय के लिए, असेसमेंट तक के लिए। असेसमेंट के बाद तो फिर उसको अगर रिफंड बन रहा है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो रोक सकता है, इसे आप इग्नोर कर लेना। यहां पर ये इंपॉर्टेंट देखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है। इंटीमेशन कब तक भेजा जाता है, जैसे यहां पर मैंने स्टार लगाया है कि इंटीमेशन भेजा जाएगा, यहां लिखा मैंने भेजा जाएगा, यहां लिखा मैंने भेजा जाएगा, तो ये भेजने का जो समय है वो क्या है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। रिटर्न जब फाइल किया जाएगा उसके ईयर एंड के, जिस ईयर में रिटर्न फाइल होगा उसके ईयर एंड के 9 महीने के अंदर अंदर ये इंटीमेशन आप तक पहुंच जाना चाहिए। वैसे बहुत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन समय है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखिएगा। अगला हिस्सा, इसे आप इग्नोर करिएगा प्लीज, क्योंकि आगे का हिस्सा है, इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। यहां पर मैंने लिख कर दिया है कि इसके बाद क्या उपाय है। मान लीजिए इंटीमेशन से आप ना खुश हैं तो आप अपील कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट बाद में इंटीमेशन के बाद भी पाता है कुछ गड़बड़ है तो वो असेसमेंट कर सकता है या वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है। ये रेक्टिफिकेशन तो आज हम पढ़ेंगे, तो इस हिस्से को आप इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज ये आगे की कड़ी है। जैसे मैंने आईटीआर पढ़ाया था उसमें भी कुछ चीजें इसकी जोड़ दी थी, तो ये आगे की कड़ी है। फाइनल वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे इसको हटा सकते हो। ये है जो हमें पढ़ना है, असेसमेंट। अब जाकर आया स्क्रूटनी असेसमेंट। बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने कहा था स्क्रूटनी असेसमेंट होता है संदेह के आधार पर, संदेह, डाउट। एओ इंश्योर करना चाहता है अपने आप को, साफ साफ लिखा है देखिएगा सामने, एओ इंश्योर करना चाहता है अपने आप को कि आपने इनकम कम तो नहीं दिखाई, खर्चे ज्यादा तो क्लेम नहीं किए, टैक्स कम तो नहीं जमा कराया। इस इंश्योर करने के लिए एओ नोटिस भेजता है 143(2) का कि मुझे इंश्योर करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोटिस भेजने की समय सीमा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको मार्क करवाया, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। उसके बाद आपकी किताबें मंगवाई जाएंगी, किताबों के लिए ये नोटिस भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे नोटिस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मंगवाया जाएगा, फिर वो छानबीन करेगा, छानबीन करके वो तय करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है या लॉस कितना है, और उसके आधार पर आपका टैक्स पेबल अमाउंट पेबल निकालेगा या रिफंडेबल भी निकल सकता है। ये जो अमाउंट पेबल है जिसमें टैक्स भी हो सकता है, ब्याज भी हो सकता है, फीस भी हो सकता है, और रिफंडेबल में भी टैक्स ब्याज फीस पॉसिबल है। अगर मान लीजिए टैक्स पेबल निकला तो असेसमेंट के बाद एओ 2 चीजें आपको भेजेगा, एक असेसमेंट ऑर्डर और एक नोटिस ऑफ डिमांड। ये एनओडी मतलब क्या हुआ, नोटिस ऑफ डिमांड। अलग अलग बातें हैं सर क्या जी। असेसमेंट ऑर्डर में लिखा होता है कि आपकी ये इनकम बनी, आपका ये टैक्स बना, आपका ये ब्याज बना, आपके ये फीस बने। मांग नहीं रहे, बता रहे हैं। मांग नहीं रहे, डिपार्टमेंट मांग नहीं रही आपसे, बता रही है कि आपका इतना टैक्स बना है, इतना ब्याज है, इतना लेट फी है, दे दो, ऐसा नहीं बोल रही, ये है। उसके बाद उसके साथ एक अटैच होता है, मेल में अटैच आएगा नोटिस ऑफ डिमांड, जिसमें लिखा होगा कि आप तो समझ ही गए क्या क्या बना है, तो जरा दे दे। सर तो उसी लाइन में लिखवा देते, दे दें। नहीं, होता क्या है कि 2 अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। असेसमेंट ऑर्डर में वो आपको कह रहा है कि आपका ये टैक्स बना, आप इसके खिलाफ चले जा सकते हो, तो असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील पॉसिबल है। आपको कहे अच्छा ऐसे कैसे बना। और दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है वो एनओडी है, नोटिस ऑफ डिमांड, जहां पर डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है कि इतने पैसे चाहिए, टैक्स के, ब्याज के, लेट फी के, ये पैसे चाहिए, और उसमें 30 दिन का समय लिखा होता है, 30 दिन तक दे दो। नहीं दिया तो आप कहलाओगे एसएससी इन डिफॉल्ट और उसके ऊपर अलग कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, आपके असेसमेंट से तो हम खुश हैं नहीं और आपने गलत बताया है, तो हम तो लड़ेंगे ना, तो हम पैसा क्यों दें। ऐसे केस में आपको स्टे लेना पड़ेगा,
नोटिस ऑफ डिमांड के अगेंस्ट। ये सब चीजें फाइनल में हम पढ़ते हैं। स्टे लेना पड़ता है कि साहब हमें स्टे दे दीजिए, और स्टे भी पार्शियली मिलता है, पूरा स्टे नहीं मिलता, कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो खैर ये दो बातें आती हैं। असेसमेंट ऑर्डर में लिखा होता है आपका कितना टैक्स बना, फीस कितनी बनी, लेट फी कितना बना, और नोटिस ऑफ डिमांड में क्या होता है कि ये पैसा दे दो 30 दिन के अंदर। दूसरी तरफ अगर रिफंड का केस बन रहा है तो असेसमेंट ऑर्डर में लिखा होगा कि इतना रिफंड बन रहा है, और रिफंड ग्रांट हो जाएगा। कैसे? बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक बार याद कर लीजिएगा। असेसमेंट 143(3) का एओ कब तक कंप्लीट करेगा? ये तो नोटिस कब तक भेजने की बात थी। अब असेसमेंट वो चालू कर रहा है, तो चालू करके क्या खुला ही रख देगा? महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल तक असेसमेंट चल ही रहा है, समय भी तो होनी चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 9 मंथ्स तक ये असेसमेंट एओ कंप्लीट कर दे। मान लीजिए महीना गुजर गया और एओ ने असेसमेंट नहीं कंप्लीट किया, तो असेसमेंट खुला ही रह जाएगा, आपका असेसमेंट होगा नहीं। फिर चलिए घर जाइए, कोई असेसमेंट नहीं होना आपका। तो असेसमेंट कंप्लीशन का भी समय अगर गुजर जाए तो असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। नोटिस का भी अगर समय गुजर जाए तो नोटिस पॉसिबल नहीं है। जब नोटिस नहीं पॉसिबल तो असेसमेंट नहीं पॉसिबल। तो नोटिस भी विद इन टाइम होना चाहिए, फिर असेसमेंट जब करेगा एओ तो असेसमेंट कंप्लीट भी विद इन टाइम होना चाहिए। कब तक? 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सर कुछ, हाँ लीजिए ना, कुछ समझा दिया, यही चाह रहे थे ना आप कि कुछ ग्राफ के हिसाब से समझा दो सर। मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर है सर, मान लिया। असेसमेंट ईयर है, ये भी मान लिया सर। आप जानते हो आईटीआर मैंने कहा था रिवाइज करके आओ, 31 दिसंबर तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हो मैक्सिमम। तो यहां तक आपने रिटर्न फाइल किया होगा, कहीं भी चलो, कहीं भी। डीडी क्या है सर? डिमांड ड्राफ्ट, ड्यू डेट। तो रिटर्न आपने फाइल कर दी। अच्छा, इसके बाद यहां गौर कीजिए, तो असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर आपने रिटर्न भरा है उसके 3 महीने के अंदर, यानी 30 जून 2023, मैंने 21-22 लिया प्रीवियस ईयर, तो आगे बढ़ जाएंगे। और पीछे एग्जांपल मैंने लिया था 20-21, तो अलग अलग है। 30 जून 2023 तक ये चिट्ठी आ सकती है जिसमें लिखा हो सकता है कि आपका असेसमेंट स्क्रूटनी होगा। और स्क्रूटनी होगा तो वो कहां तक हो सकता है? 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 31/12/2023 तक एओ को असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ गए? तो यहां से यहां तक ऑप्शन है, यहां तक कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नोटिस का ऑप्शन है। नीचे क्या लिखा हुआ है सर? ये नीचे आप छोड़ दीजिए, ये जो फाइनल के लिए मैंने तैयार किया था ना, उसका वो हिस्सा यूज किया मैंने आपके स्टडी में, तो कहीं कहीं पर वो हटाना रह गया। फाइनल में ये आपको करना है, तो आप छोड़ दीजिए। ये वैसे है क्या, असेसमेंट करते समय ना, मान लीजिए कि वो वैल्यूएशन अभी देखा था ना, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाता है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर टाइम लगाएगा अपना, तो उतना समय तो एओ का खराब हो जाएगा ना, तो इसमें टाइम थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता है। तो कुछ टाइम एक्सटेंशन की बात की गई है, आप इग्नोर कीजिएगा इसे प्लीज। चलिए बताइए, स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? सर वो आपने बता दिया ना, अगर पेबल बना तो हाँ, तो वही चीजें मैंने यहां फिर से लिख दी है। ये चीज फिर से आपको प्लीज काइंडली इग्नोर कीजिएगा। यहां लिखा हुआ है कि अगर असेसमेंट आपके पास आ गया तो असेसमेंट के बाद आपकी रेमेडी क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। आप अपील में जा सकते हो, आप रिवीजन में जा सकते हो, आप इस सेक्शन में उसको रेक्टिफाई करवा सकते हो। डिपार्टमेंट अगर असेसमेंट कर चुका उसके बाद उसे पता चलता है भैया 3-4 लाख रुपए और होने चाहिए, तो डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है, या कमिश्नर रिवीजन कर सकता है, या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। तो मैंने क्या कर रखा है, जब फाइनल में आप स्टडी करते हो, फाइनल में जब मैं पढ़ाता हूं, तो हर पॉइंट के बाद ये भी साथ साथ पढ़ा देता हूं कि इसकी क्या, इसके रेमेडी क्या है, एसएससी के पास क्या ऑप्शन है, डिपार्टमेंट के पास क्या ऑप्शन है, तो थोड़ा विजन क्लियर हो जाता है। स्क्रूटनी असेसमेंट करते समय, स्क्रूटनी असेसमेंट करते समय क्या एसएससी कुछ डिडक्शन या खर्चे क्लेम कर सकता है? फ्रेश, फ्रेश मतलब सर क्या? बिल्कुल ताजा वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। फ्रेश मतलब जिसे उसने आईटीआर में नहीं क्लेम किया है। और भैया अगर आईटीआर में आपने नहीं क्लेम किया है तो फिर फ्रेश क्लेम पॉसिबल नहीं है। रिवाइज रिटर्न करके आप फ्रेश क्लेम डाल सकते हो। फ्रेश का मतलब है जो आपने रिटर्न में नहीं डिडक्शन और खर्चे दिखाए हैं, वो आप असेसमेंट के समय कह रहे हो सर जरा देखना ये वाला खर्चा भी जरा डेबिट कर देना, पीएनएल में रह गया था, वो नहीं चलेगा।
सर वो लाइफ इंश्योरेंस वाला एक प्रीमियम रह गया था 80C में ना, ये जरा देखिएगा, वो नहीं चलेगा। एक ही हमारे पास ऑप्शन है रिवाइज रिटर्न, और अगर उसका समय निकल गया है तो भूल जाइए। फिर एक काम और कीजिएगा, इसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया है, वीडियो वैसे पहले ही अपलोड कर दिया था। वो वीडियो बेसिकली अपलोड किया था सीए और सीएमए के फाइनल स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप लोग भी इसे देख सकते हो, सीएमए इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव, कुछ कुछ हिस्सा तो देख ही सकते हो। कुछ क्वेश्चन आंसर है और असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड। तो एक छोटा सा आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। एक बार देख लेना, जितना समझ आए, वीडियो आसपास ही होगा, चेक कर लेना। यहां पर मैंने आपको रिटर्न पढ़ाया है, रिटर्न का रिवीजन आपको बोला करने के लिए, रिवीजन का वीडियो अपलोड है, तो आप रिवीजन करके आए हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं। आपको पता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको इस सेक्शन में रिटर्न भरना होता है। अगर इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एओ को यह पता लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन ने अपने कंडीशन नहीं पूरे किए हैं, कॉन्ट्रावेंशन किया है, उल्लंघन किया है अपने कंडीशन का, और इनको एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, तो सरकार ने एओ के हाथ बांध रखे हैं। सरकार ने कह रखा है एओ को कि अगर इस इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट करते समय आपको लगता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो आप एक्शन मत लीजिए, आप सूचित करें किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वेट करें। सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एग्जम्पशन, उनके नोटिफिकेशंस विड्रॉ कर लेगी, अप्रूवल विड्रॉ कर लेगी, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन विड्रॉ कर लेगी, तब एओ को कहा गया कि अब आप अपना असेसमेंट करते समय उनकी एग्जम्पशन विड्रॉ कर लीजिए। यानी डायरेक्ट एओ एक्शन नहीं लेगा इनके खिलाफ। ये कुछ वीआईपीज होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो हमने डिस्कस किया है रिटर्न के वीडियो में, तो आप प्लीज रिवीजन आपने करा ही होगा। उसी तरह ये भी हमने डिस्कस किया है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेक्शन 35(1) वाले, अगर इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, तो एओ से कहा गया है कि आप कंफ्यूज मत होना ऊपर वाले पॉइंट से, ऊपर जो पॉइंट आपने पढ़ा उससे कंफ्यूज मत होना। अगर इनके खिलाफ कुछ गड़बड़ी नजर आता है तो आप ही एग्जम्पशन विड्रॉ कर दो, मतलब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एग्जम्पशन हाथ के हाथ विड्रॉ करो अगर गड़बड़ लगता है तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंफॉर्म कर दो, वो भी इनके जो एग्जम्पशन है, अप्रूवल है, वो विड्रॉ कर लेगी। चैरिटेबल ट्रस्ट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन सीएमए इंटरमीडिएट में, फाइनल में तो है ही, पढ़ते ही है। अब क्या ना, इंटरमीडिएट में भी कहीं कहीं उनका जिक्र किया हुआ है और फाइनल में भी है, तो बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, आप जानते हो, सर जानते हैं, लेकिन ये क्या क्या आपने लिखा हुआ है, गरीबों के लिए, पुअर, योगा के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है उनका प्रिजर्वेशन, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, ये कुछ उद्देश्य होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का। और इनके अलावा बहुत सारे और उद्देश्य होते हैं जिसको हम कहते हैं जनरल पब्लिक यूटिलिटी। पुअर, योगा, एजुकेशन, ताजमहल वगैरह की सुरक्षा, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, और मेडिकल। इनके अलावा भी बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल है, अलग अलग उद्देश्य के लिए। कोई बच्चों के लिए बनाया गया है अलग उद्देश्य के लिए, चाइल्ड के लिए बनाया गया अलग उद्देश्य के लिए, तो ऐसों को हमने नाम दिया है जीपीयू, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनको कमर्शियल रिसीट लेना एक लिमिट तक अलाउड है, अपने टोटल रिसीट का 20%। अगर वो इससे ज्यादा पूरे साल में कमर्शियल रिसीट लेते हैं, इससे ज्यादा, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, कहीं पर संगीत सिखाते हैं, और जीएसटी तो आपने पढ़ा है, चलिए जीएसटी आपने पढ़ा, आपको याद होगा, बिल्कुल जीएसटी नहीं पढ़ा होगा, कुछ इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप वाले होंगे तो नहीं पढ़ा होगा, चलिए कोई बात, तो छोड़िए इन बातों को। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर जनरल पब्लिक यूटिलिटी में इन्वॉल्व है तो उनको कमर्शियल रिसीट लेना लिमिटेड अलाउड है, टोटल रिसीट का 20%, बस इतना थोड़ा याद रखिएगा। अगर इससे ज्यादा लिया तो एओ एग्जम्पशन विड्रॉ कर देगा उस ईयर के लिए। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ा था कि स्क्रूटनी के ड्यूरेशन में एओ के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं करने को। नेक्स्ट, इसे आप इग्नोर कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये सेक्शन है जहां पर सरकार ने कहा है कि हम
फेसलेस स्कीम बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो इस असेसमेंट के लिए फेसलेस स्कीम निकालेगी। कुछ स्कीम इन्होंने फेसलेस निकाला भी था, लेकिन इसके बाद आने वाले बजट में उन्होंने एक नया सेक्शन ही डाल दिया 144A, तो उसमें तो पूरी स्कीम ही है, उसको भी हटाया हुआ है मैंने, हालांकि आपके स्टडी मैट में है। मैं वैसे तो प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन उसके इग्नोर करेंगे तो चलेगा, बहुत लंबा है और आप उसको याद कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये क्या है? वही चीज जो उद्देश्य मैंने आपको बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ फेसलेस करना चाह रही है, उससे रिलेटेड है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इग्नोर कर सकते हो आप। ये हमारा दूसरा असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इग्नोर करने का ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, चांसेस है नहीं आएंगे। कहीं आ गया तो आप नहीं आएंगे, तो चांसेस होते हैं कि इसको आप थोड़ा सा पढ़ के चलोगे तो लास्ट में आप देख लेना, ऐसा है। ये वाला हिस्सा तो मत देखना। एक और आया है 144A, स्टडी मैट में भी है, छोड़ सकते हो, देख के जाओ, वो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट में नहीं कवर करेंगे, वो फाइनल में तो है इंपॉर्टेंट। फेसलेस स्कीम तो फाइनल में हमने पढ़ा है डिटेल में, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है पूरा, कौन कैसे नोटिस इशू करता है, तो इंटर के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हम। फाइनल में तो है इंपॉर्टेंट, फाइनल के बच्चे भी तो देख रहे हैं ना वीडियो रिवीजन के लिए, पता चला उन्होंने कहा अच्छा सर ने कहा था छोड़ो छोड़ो। हम बात कर रहे हैं फेसलेस की, फेसलेस स्कीम की बात कर रहे हैं। चलिए 144, ये दूसरा असेसमेंट हमें पढ़ना है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मैंने कहा था ना कि अगर गलती की तो गलती नंबर 1, आपने रिटर्न नहीं भरा, को लगता है भरना चाहिए, आपको पहले वो सूचित करेगा, रिमाइंडर नोटिस देगा, आपने रिप्लाई नहीं किया तो फिर देख लेगा वो। नंबर 2, आपको 142(1) का नोटिस भेजा, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आप उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, आपसे कह रहे हैं बुक्स लेकर आइए, डॉक्यूमेंट लेकर आइए, रिटर्न भरिए, आपने कहा जाओ जी, तो बदतमीजी हो गई। आपसे कहा स्पेशल ऑडिट कराओ, आपने कहा अच्छा नहीं करा रहे, आप घर बैठे हो, वो आपसे पूछे जा रहा है भाई साहब आपको 100 दिन दिया था, 150 दिन दिया था, क्या हुआ रिपोर्ट का, देखेंगे, तो गलत हो रहा है, बदतमीजी हो रही है। आपसे कहा स्क्रूटनी असेसमेंट, खुल गया आपका, नोटिस आ गया 143(2) का, आपने कहा चलो भागो अंडरग्राउंड, ना हम जाएंगे, ना इनको किताबें दिखाएंगे, ना इनको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ना ये असेसमेंट करेंगे। ये 4 गलती अगर आप करते हो तो 144 हो जाता है। 144 में क्या होता है, एओ बिल्कुल अंदाजा लगाता है आपकी इनकम का, और अंदाजा तो अनाप शनाप लगा ही सकता है वो, तो बहुत गड़बड़ होता है। और इसमें टैक्स पेबल निकालेगा और वो टैक्स नोटिस ऑफ डिमांड देगा, और आपको फिर पैसा देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, नहीं दिया तो एसेसन डिफॉल्ट। सर लेकिन हम उसके खिलाफ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं अपील में, लेकिन काम तो बढ़ गया ना आपका, अच्छा खासा रिप्लाई दे देते, सब कुछ ठीक चल रहा था। सर ये 5वां क्या है? 5वां एक अलग सेक्शन है जिसमें भी अधिकार है कि वो 144 जैसा असेसमेंट कर सकता है। अगर एओ संतुष्ट नहीं है नंबर 1 से, या नंबर 2 से, नंबर 3 से, आपके अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, करेक्ट नहीं है, एओ को लगता है आपने जो मेथड ऑप्ट किया है अकाउंट्स का, कैश और मर्केंटाइल 2 में से एक ऑप्ट करना होता है, वो रेगुलर आप नहीं कर रहे, कभी कुछ कर रहे हो, या आईसीडीएस आप पर एप्लीकेबल था और आपने आईसीडीएस का कंप्लाई नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में एओ के पास पावर है कि आपका असेसमेंट 144 जैसा कर दे। तो 5 पॉइंट्स हम बांध सकते हैं, 4 तो ये और एक 5वां। अब जो हमने 5 पॉइंट माना उसमें हमने क्या किया, नंबर 2 को अलग कर दिया, नंबर 2 वाला अलग कर दिया। अगर इस नोटिस का आप रिप्लाई नहीं देते तो 144 आपका होगा, लेकिन इसके अलावा अगर यहां गलती करते हैं तो आपको एक मौका दिया जाता है। फर्क समझिएगा, 5 गलती आपको मैंने बताई, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये जो गलतियां हैं अलग कैटेगरी की है। अगर यहां गलती होती है तो एओ पहले आपको एक बार शो कॉज नोटिस देता है, सुनवाई का अवसर देता है कि देख ले, कर रहा हूं मैं बेस्ट जजमेंट, बता दूं, आपने कहा अच्छा अच्छा ध्यान नहीं रहा, रिप्लाई कर दिया आपने, सेटिस्फाई है,
तो फिर वो 144 ड्रॉप कर सकता है, नहीं सेटिस्फाई है तो कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये वाली गलती की तो विदाउट गिविंग शो कॉज नोटिस 144 हो जाता है, और 144 में सिर्फ पेबल निकलेगा, रिफंड कुछ नहीं निकलता। पेबल निकलेगा तो असेसमेंट ऑर्डर जाएगा और नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा, 30 दिन के अंदर पैसा दीजिए। क्लियर है? अब सर ये कौन सा सेक्शन आ गया? असेसमेंट तो कंप्लीट हो गया सर, कुछ तो सेक्शंस हैं तो करने पड़ेंगे, थोड़े से रह गए बस। ये सेक्शन है, बड़ा अच्छा सेक्शन है। जॉइंट कमिश्नर तो आप जानते हो, एओ का सबसे ऊपर का ओहदा, सीनियर मोस्ट। डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट नहीं, एओ में सीनियर मोस्ट, जॉइंट कमिश्नर। तो यहां पर क्या है, मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूं। असेसमेंट चल रहा है राम का, और एओ को लगता है कि ये राम जो है बड़ा कंफ्यूजिंग आदमी है, और मैं खुद ही नया नया आया हूं, ज्वाइन किया है मैंने, तो पहला ही केस इसका आ गया है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये बेवकूफ बनाएगा। इसके डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड है। मैं स्पेशल ऑडिट के लिए बोलता हूं तो वो रिप्लाई देकर सेटिस्फाई कर देता है कि कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है बताओ। यानी एओ थोड़ा सा असेसमेंट में कंफ्यूज हो रहा है। तो वो जॉइंट कमिश्नर से कहेगा कि साहब आप हमें एक डायरेक्शन दो, एक गाइडलाइन दो, एक गाइडेंस दो कि हम असेसमेंट कैसे करें। आपसे पूछ रहा है, जॉइंट कमिश्नर से पूछ रहा है कि गाइडेंस दो हमें कि हम असेसमेंट कैसे करें। तो जॉइंट कमिश्नर इस सेक्शन में गाइडेंस, डायरेक्शन देता है, असेसमेंट ऐसे करो। सेक्शन क्लियर है? ये तो वह एक केस। दूसरा केस, एओ बड़ा कॉन्फिडेंट है, धुआंधार असेसमेंट किया जा रहा है। राम कह रहा भाई थोड़ा देख लो ये क्या क्या जोड़ घटा कर दिया आपने, ये कौन से खर्चे डिसअलाउड कर दिए, ये कौन से इनकम आपने टैक्सेबल कर दिया, एवं कुछ भी किए जा रहे हो, जरा रुको जरा रुको जरा थमो। वो सुन ही नहीं रहा। तो ऐसे में एसएससी एप्लीकेशन दे सकता है जॉइंट कमिश्नर को कि साहब ये जोशीला आदमी जो है इसको जरा सा देख लो, जरा एक बारी तो इनको देखो तो जरा ये क्या किया जा रहा है। तो ये राइट है एसएससी के पास कि वो एप्लीकेशन जॉइंट कमिश्नर को दे कि साहब आप डायरेक्शन दो हमारे केस में, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या कर बैठेगा, पता नहीं क्या ये थ्योरी पढ़ के आया है और क्या अनाप शनाप किया जा रहा है। ये तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, 2 पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट, एओ सेटिस्फाइड, धुआंधार काम कर रहा है, एसएससी कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत है, कर ले भाई असेसमेंट। बट ज्वाइंट कमिश्नर को लग रहा है कि भाई ये तो बहुत मोटा केस है, यह आदमी एसएससी ये तो बेवकूफ बना देगा इसको, ये तो काफी मोटा केस है और वो फंसा देगा। तो ज्वाइंट कमिश्नर ओन मोशन, मतलब अपनी मर्जी से भी ये डायरेक्शन दे सकता है। तो यहां पर देखेंगे तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे। ये कब है? असेसमेंट के दरमियान ज्वाइंट कमिश्नर एओ को डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन को फॉलो करके एओ ये असेसमेंट कंप्लीट करता है। ये डायरेक्शन एओ पर बाइंडिंग है, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर इस डायरेक्शन में कुछ एसएससी के खिलाफ बातें की गई हैं तो एसएससी को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, सुनवाई का अवसर। ये था हमारा 144, डायरेक्शन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट 9 मंथ्स तक कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये ध्यान रखना है। आगे आते हैं। ये तो मेरे ही हैंड राइटिंग हो गए, नोट्स इस पे तैयार हुए नहीं थे तो हैंड राइटिंग अपने ही चिपका दी। ये है लास्ट 1-2 सेक्शन रह गया है। 154, ये क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी में आते हैं एओ, इनकम टैक्स अथॉरिटी में आता है एओ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। ये जो मैंने आगे आईटीएटी लिख के काटा है वो नहीं, इनकम टैक्स अथॉरिटी में ये 3 आते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी के किसी ऑर्डर में मिस्टेक है, गलती है, आराम से सुनना। इनकम टैक्स अथॉरिटी के किसी ऑर्डर में मिस्टेक है, गलती है। ये गलती ऐसी है
कि रिकॉर्ड से एपिरेंट होता है, मतलब साफ साफ रिकॉर्ड से ही क्लियर है। नो कंफ्यूजन, वेयर टू व्यूज आर नॉट पॉसिबल, मतलब नो कंफ्यूजन है, ये तो साफ गलती है इस तरह की। तो ऐसे साफ गलती को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने मर्जी से या एसएससी के कहने पर या सबऑर्डिनेट के कहने पर, जैसे कि कमिश्नर के ऑर्डर में गलती है और एओ को दिख गया, तो एओ भी अप्लाई कर सकता है कि सर ये आपके ऑर्डर में मिस्टेक है, काइंडली रेक्टिफाई कर लीजिए। बिकॉज ये मिस्टेक क्या है, एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड से साफ झलकता है, दिखता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन कौन करता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। किसमें करता है? अपने ऑर्डर में कर सकता है। और ये इंटीमेशन जो अभी आपको 143(1) का पढ़ा था ना, उसमें भी कर सकता है, इंटीमेशन में भी कर सकता है। मिस्टेक कब करेगा? खुद से कर सकता है, खुद ही दिख गया उसे गलती, एसएससी को लगा कि भाई साहब इस ऑर्डर में तो गलती है, तो एसएससी अप्लाई कर सकता है कि साहब ये गलती आप रेक्टिफाई कर दीजिए। और सबऑर्डिनेट्स भी अगर कहता है किसी अथॉरिटी को, तो सबऑर्डिनेट्स के कहने पर भी रेक्टिफाई कर सकता है। रेक्टिफिकेशन का जो समय सीमा है ये याद कर लीजिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। रेक्टिफिकेशन का समय सीमा है 4 साल। कहां से? ऑर्डर, जिस ऑर्डर में गलती है वो ऑर्डर जिस वर्ष पास हुआ, जिस ऑर्डर में गलती है वो ऑर्डर जिस वर्ष पास हुआ उसके ईयर एंड के 4 साल। और एक इंटरनल लिमिट है, मतलब 4 साल तो है ही लिमिट, लेकिन अप्लाई जब एसएससी करेगा, एसएससी जब अप्लाई करेगा तो अप्लाई के मंथ एंड के 6 महीने तक रेक्टिफाई करना जरूरी है। वो 4 साल की अपर लिमिट है, लेकिन अप्लाई जब एसएससी करेगा तो उसके मंथ एंड के 6 महीने के अंदर इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे एसएससी कहता है साहब आपके ऑर्डर में गलती है, और ये गलती जो है वो है एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, मतलब कि मिस्टेक बिल्कुल क्लियर है। अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसमें तो कंफ्यूजन है, गलती नहीं है, तुम्हें लग रहा है हमें नहीं लग रहा। तो अब क्या करेगा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऐसे में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके ऑर्डर पास करेगा कि मैं रेक्टिफाई नहीं करता। लेकिन ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा, या तो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगा या रिजेक्शन का ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, बस अब 2 रह गए हैं। 156, जिसके चर्चा, मतलब ये तो काफी पीछे से चर्चित है, नोटिस ऑफ डिमांड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स मांगता है, ब्याज मांगता है, पेनल्टी मांगता है, फाइन मांगता है, या किसी भी प्रकार के पैसे मांगता है, तो उसको मांगने का जो ये मांग पत्र है, नाम ही है ना नोटिस ऑफ डिमांड, मांग पत्र, तो इस मांग पत्र को भेजना ही पड़ेगा डिपार्टमेंट को, तभी मांग सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस जहां पर आपने रिटर्न फाइल की और आपका इंटीमेशन आ गया, तो वो मांग पत्र की जरूरत नहीं है, वो इंटीमेशन ही नोटिस ऑफ डिमांड बन जाता है। जैसे मैं 143(1) के लिए वापस आता हूं, तो उस समय ये आपको नहीं समझ आया था, अब समझ आएगा। ये 143(1) पढ़ रहे थे, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा था कि अगर आपका अमाउंट पेबल बनता है तो आपको सिर्फ इंटीमेशन जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड नहीं जाएगा। ये अज्यूम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिमांड है। गौर से देखिए तो यहां पर फर्क है, यहां पर मैंने लिखा है अमाउंट पेबल में इंटीमेशन जाएगा, और ये डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिमांड है, जबकि असेसमेंट के बाद मैंने प्लस प्लस करके लिखा है। जैसे ये वाला असेसमेंट है, तो इस असेसमेंट में मैंने यहां पर क्या लिखा है कि असेसमेंट ऑर्डर भी जाएगा प्लस नोटिस ऑफ डिमांड भी जाएगा। तो अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि पैसा मांगने के लिए नोटिस ऑफ डिमांड तो भेजना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट यहां नहीं मांगना पड़ेगा। सर ये तो समझ गए, ये क्या था? अरे ये टीडीएस का रिटर्न होता है ना, उसका भी 143(1) की तरह प्रोसेस होता है, और ये टीसीएस का रिटर्न होता है ना, इसका भी 143(1) की तरह प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इनके केस में जो पेबल है वो अपने आप अज्यूम्ड हो जाता है नोटिस ऑफ डिमांड। एक चीज इसी सेक्शन में 156 सब सेक्शन 2 में मेंशन है, ये आपने पढ़ा होगा, कैपिटल गेन के साथ भी पढ़ा होगा, सैलरी के साथ पढ़ा होगा। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स।
यहाँ पर ये मेंशन है कि जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मान लीजिए कि आपको 1000 शेयर इशू हुआ कंपनी का ईसॉप में, मार्केट वैल्यू 50 रुपए, आपको 10 रुपए में इशू हुआ, तो 40 रुपए सस्ता हुआ। 1000 शेयर है तो 40,000 आपका क्या बन गया परक्विजिट्स। छोटी रकम लेके समझा रहा हूँ, 40,000 परक्विजिट्स है। इसके ऊपर टैक्स भी बनेगा, टैक्स भी बनेगा आपका। ये परक्विजिट्स किस ईयर में टैक्सेबल होता है? जिस ईयर में आप ऑप्शन लेते हो। लेकिन अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जो अपने आप को 80I AC में लेता है, मतलब कि स्टार्टअप, एलिजिबल स्टार्टअप, आपने कई जगह पढ़ा है। अगर आप इस सेक्शन के कंपनी के एम्प्लॉय हो तो जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे उस ईयर में ये आपके इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा। जिस ईयर में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उसके ईयर एंड के 48 महीने, या सिक्योरिटी अगर आपने लॉक इन पीरियड्स के बाद बेच दिया तो उस साल, या बीच में जॉब छोड़ दिया तो उस साल, विच एवरेज अर्लियर। आपने जॉब नहीं छोड़ी, आपने सिक्योरिटी नहीं बेची, तो जिस ईयर में आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसके असेसमेंट ईयर के 4 साल, चौथे साल में 48 मंथ्स, तब जाकर वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहां पर जो टैक्स ऑन परक्विजिट्स है, वो टैक्स ऑन जो परक्विजिट्स है वो इंक्लूडेड होता है नोटिस ऑफ डिमांड में, एंड शैल बी पेबल विद इन 14 days फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ दीज। कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं जमा कराया है, टैक्स नहीं जमा कराया है, तो आपको यहां 14 दिन के अंदर टैक्स जमा कराना पड़ेगा जब नोटिस ऑफ डिमांड आपको भेजा जाएगा। और नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाएगा इसकी एक्सपायरी पे। ये आपने 48 महीने के अंदर आपको टैक्सेबल दिखाना था, 48 महीने गुजर गए, टैक्सेबल नहीं दिखाया। आपको सेल वाले ईयर में टैक्सेबल दिखाना था, नहीं दिखाया। आपने जॉब छोड़ा उस ईयर में टैक्सेबल दिखाना था, नहीं दिखाया। तो आपको एनओडी जाएगा, नोटिस ऑफ डिमांड जाएगा, उसके 14 दिन के अंदर आपको जमा कराना है। ऐसा क्यों अलग से लिखा हुआ है सर? क्योंकि हो सकता है कि आप एक आम लेमैन हो और आपको नहीं नॉलेज है इस चीज की, तो आपसे कहा जा रहा है कि हम 14 डेज और दे रहे हैं, आप जमा कराइए पैसा, इसके लिए। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ 80I AC के एम्प्लॉय के लिए। अगर कंपनी 80I AC में आ रहा है, आप उसके एम्प्लॉय हो तो ईसॉप ले रहे हो, तो उनके लिए। जनरल केस में तो आपने जो सैलरी में पढ़ा है वही है। अगर आप ITR में लॉस दिखाते हो तो लॉस का इंटीमेशन भेजना AO को जरूरी है, ताकि वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो लिखा हुआ है 157 सेक्शन कहता है कि इंटीमेशन लॉस का जरूरी है, आपको भेजना पड़ेगा। और फिर से 157A कहता है कि जो आपने अभी पीछे पढ़ा है 154 या 156 या 157, इन तीनों के प्रोसेस को अब मैनुअल नहीं किया जाएगा, अब ये होगा फेसलेस। और फेसलेस के लिए फिर से वही कहानी में लिखूंगा बार बार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी। स्कीम क्यों बनाएगी? ABC जो ऊपर लिखा था हमने, उसके लिए, ताकि डिपार्टमेंट से इंटरफेस ना हो, ये सब चीज़ें। और सेम पहले जो मैंने लिखा था कि अगर स्कीम बनाती है तो स्कीम को पार्लियामेंट में सामने रखना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए पहले कहा था कि इसको रट लीजिएगा, आगे एज इट इज सब जगह जहां भी फेसलेस की बात आएगी सब जगह यही लिखना होता है। इस तरह से हमने कंप्लीट किया CMA इंटरमीडिएट CS एग्जीक्यूटिव के लिए। बाकी इस वीडियो को नॉलेज पर्पस से या रिवीजन पर्पस से तो जो भी देखना चाहे देख ही सकते थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।